प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की, जिसमें राज्यों और जिलों में कोविड की स्थिति पर चर्चा की गई, जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे। साथ ही कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से बैठक करके राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों को कोविड की स्थिति पर चर्चा की, जिस दौरान मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने अपने राज्य और जिलों की स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा की, जिसमें कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कोरोना के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ऐसा न करके स्थिति को सुधारने की कोशिश करें ताकि इससे जल्दी से जल्दी निजात पाया जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए और स्थिति को गंभीरता पूर्वक लेने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों, कस्बों व ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण और मरीजों के इलाज में की जा रही लापरवाही को देखते हुए तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। कोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की चिकित्सा सुविधा बेहद नाजुक और कमजोर है। हालांकि ये आम दिनों में भी जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते महामारी के दौर में इसका चरमरा जाना स्वाभाविक है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम में कम से कम 40% बेड आईसीयू के हों और इनमें कम से कम 25% वेंटिलेटर हों। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज, आगरा, कानपुर, गोरख और मेरठ मेडिकल कॉलेजों को उच्चीकृत करके एसजीपीजीआई के स्तर का संस्थान बनाया जाए ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सके। साथ ही कोर्ट ने गांवों और कस्बों को लेकर भी कहा, इनमें सभी प्रकार की पैथोलॉजी सुविधा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लेवल 2 स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। हिसार में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अमित शाह से मुलाकात की, जिस दौरान सीएम को किसानों के मामले में नरमी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना से निपटने की तैयारियों के साथ साथ ब्लैक फंगस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की भी जानकारी दी। साथ ही इस दौरान हिसार में हुई हिंसक झड़प पर भी चर्चा की गई, जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन मामले में सीएम को नरम रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि केंद्र सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोरोना महामारी की इस मुश्किल घड़ी में किसान आंदोलन का मामला तेजी पकड़े। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद सीएम ने कहा कि हमारी दोनों विषयों कोरोना और किसान आंदोलन पर चर्चा हुई, जिसके संदर्भ में हिसार की घटना और किसान आंदोलन के बारे में भी गृह मंत्री को जानकारी दी गई है और हम साथ मिलकर इन सभी मुद्दों का हल निकालेंगे। पहलवान सुशील कुमार ने सागर हत्याकांड मामले को लेकर रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जिसे लेकर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सुशील कुमार सागर की मौत के बाद से फरार चल रहे था, जिसके बाद अब कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के फरार होने के चलते उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जो भी सुशील कुमार के बारे में जानकारी देगा उसे दिल्ली पुलिस 1 लाख का इनाम देगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी अजय के बारे में भी जानकारी दी थी, जो व्यक्ति उसके बारे में जानकारी देगा उसे भी दिल्ली पुलिस 50,000 रुपए की राशि देगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अजय सिर्फ ट्रेनर नहीं बल्कि सुशील का गहरा दोस्त भी है, इसलिए आशंका जताई जा रही थी कि अजय ही सुशील के छुपने में मदद कर रहा है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने इन दोनों पर एक साथ इनाम घोषित किया था, जिसके बाद से
दोनों के बचने के दरवाजे बंद हो गए थे। साथ ही दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई में तांडव मचा रहा है। मुंबई से करीब 175 किलोमीटर दूर भारतीय नौसेना का जहाज डूब गया, जिसमें नौसेना के जवानों ने 146 लोगों की जान बचाई। वहीं अब तक 130 लोग लापता हैं। अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान के कारण भारतीय नौसेना का एक जहाज अनियंत्रित होकर बह गया, जिसमें 146 लोगों को तो बचा लिया गया है, वहीं बाकियों की तलाश अभी भी जारी है, जिसके लिए एक अधिकारी का कहना है कि नौसेना ने बचाव कार्य के लिए P-81 को तैनात किया था, क्योंकि यह खोज एवं बचाव कार्यों के लिए नौसेना का एक बहु मिशन समुद्री गश्ती विमान है। इससे पहले 2 बजरे लंगर खिसक कर समुद्र में अनियंत्रित होकर बहने लगे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही नौसेना ने 3 फ्रंट लाइन युद्धपोत तैनात किए थे, जिन पर कई लोग सवार थे। जिनकी मदद के लिए INS कोलकाता, INS कोची और INS तलवार को तैनात किया गया था, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण ढंग से स्थिति को संभाला और अभी भी लोगों के बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में नारदा मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोमन चटर्जी के बाद ममता बनर्जी के भतीजे सुब्रत मुखर्जी की भी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके लिए उन्हें SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुब्रत बनर्जी से पहले मदन मित्रा और शोभन चटर्जी की देर रात हालत बिगड़ जाने के कारण दोनों को प्रेसिडेंसी जेल से देर रात में ले जाकर SSKM अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। TMC नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज हुई थी, जिसके बाद वो खुद भी CBI दफ्तर गईं और उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। हालांकि CBI के अफसरों ने ममता बनर्जी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए चारों नेताओं को गिरफ्तार किया और हाईकोर्ट में पेश कर दिया, जिसके बाद TMC कार्यकर्ताओं ने CBI दफ्तर के बाहर काफी हंगामा भी किया। इस दौरान उन्होंने CBI दफ्तर पर पथराव किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से खदेड़ा। फिलहाल मंत्री और विधायक CBI की गिरफ्त में हैं, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। भीषण चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया, जिस दौरान यहां हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसी के साथ चक्रवात के कारण मुंबई में भी भारी बारिश हुई, तो वहीं गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिसकी स्थिति का जायजा गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में आए भीषण चक्रवाती तूफान के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं करीब 40,000 पेड़ गिरकर ध्वस्त हो गए हैं। वहीं तूफान का गहरा असर 16,500 झोपड़ियों पर भी पड़ा है। मुख्यमंत्री ने चक्रवाती तूफान की स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने गुजरात के 14 समुद्र तटीय जिलों की स्थिति को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को स्थिति को संभालने के दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है, जिस दौरान डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। लेकिन दुखद ये है कि दूसरी लहर के दौरान करीब 269 डॉक्टरों की जान चली गई है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें बिहार में हुई हैं। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है, जिसके लिए कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक 269 डॉक्टरों की जान जा चुकी है। एसोसिएशन ने सभी राज्यों का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में डॉक्टरों की मौत का आंकड़ा तो कम है, क्योंकि पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टरों की जान गई थी। वहीं
आईएमए की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की जान बिहार में गई है, जहां कुल संख्या 78 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 38 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां 28 डॉक्टरों की मौत हुई है। देश में जहां संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू होती नजर आ रही थी, वहीं लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 3 लाख से कम मामले देखने को मिले हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी 4000 से कम हुआ है। बीते 24 घंटे के अंदर 2.6 लाख मामले सामने आए, तो वहीं 3719 मौतें हुई हैं। संक्रमण की दूसरी लहर से फिलहाल थोड़ी राहत देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रतिदिन आने वाले मामलों में कमी देखी गई है। साथ ही मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही सक्रिय मामलों में भी 1.5 लाख की गिरावट आई है। हालांकि देश में अभी भी सक्रिय मामलों की संख्या 30 लाख से ऊपर बनी हुई है। इसी के साथ अब तक कुल 2,11,74,076 लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं, जिससे इस संक्रमण को मौत देने वाले मरीजों की दर 84.81% पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.10% बनी हुई है। इजराइल लड़ाकू विमानों द्वारा गाजा में हमास के खिलाफ लगातार भीषण हवाई हमले किए जा रहा है, जिसमें हिंसा के बाद से गाजा पट्टी में 58 बच्चों, 34 महिलाओं समेत करीब 197 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ इजराइल में भी 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की सूचना मिली है। इजराइल की तरफ से सोमवार को करीब 10 मिनट तक किए गए धमाकों से गाजा का शहर उत्तर से दक्षिण इलाके तक कांप उठा। इतने बड़े इलाके पर की गई बमबारी पिछले 24 घंटे में सबसे भीषण रही, जिससे सिटी की एकमात्र संयंत्र बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही इजराइल ने हमास के आतंकियों पर उनके कई कमांडरों के घरों को निशाना बनाकर हमला करने का दावा किया है। साथ ही कई देश जैसे अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन समेत कई अन्य देश हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, इसलिए उसे सीधे तरीके से वित्तीय और मानवीय मदद देने के बजाय UNRW के जरिए गाजा तक मदद पहुंचाते हैं, जिसके लिए चीजें पहुंचाने के लिए इजराइल ने एक कॉरिडोर बना रखा है और गाजा तीनों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है।